नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आप सभी को भाई बहुत बहुत नमस्कार। हमारे सारे प्यारे विद्यार्थियों को, हमारे सारे डियर स्टूडेंट्स को, भाइयों को, बहनों को, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन आप सभी से पहले एक विनम्र क्षमा कि आपको 2 दिन से ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे भी कुछ रीजन था और वो रीजन आप सबको मैंने शेयर भी किया था कि इस समय मैं बिहार की पावन धरती पर हूं और यहां पर इस समय ऑफलाइन में बहुत ज्यादा इंगेज हूं। लेकिन आज से मैं आपकी इस क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूं, रिज्यूम कर रहा हूं। ये डेली आपको 7 AM पर प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ आज के सेशन को मेरे साथ। चलिए, तो जैसा कि आपको बहुत अच्छे से अवगत भी है कि मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर आपको दिख रहा है मेरा टेलीग्राम चैनल। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको अवश्य ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कभी भी पढ़ाई से संबंधित आपको कभी भी कोई तकलीफ रहती है, बहुत सारे आपके मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं भी अपना पूरा बेस्ट एफर्ट करता हूं कि आपके आंसर्स दिए जाएं। आप मुझे डायरेक्टली भी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पढ़ाई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई क्लासेस रहती हैं तो फिर मोबाइल नहीं उठता है, ठीक। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर्ष तक के हमने काल को देखा था, उसके आगे थोड़ा सा आपके साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो किन 3 राजवंशों के बीच में लड़ा गया था? आप जानते हैं, वैसे तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सी डायनेस्टीज थी जिनके 3 राजवंशों के बीच में ये वॉर आपको लड़ती हुई दिखाई गई थी? तो चोल चेर पांड्य, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, गुप्त कुषाण मौर्य, चालुक्य पल्लव और कदंबा। क्या लगता है? आशा करता हूं कि आपने इसके आंसर को दे दिया होगा। हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो मेरे भाई, इसका आंसर है पाल प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, है ना। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए ये संघर्ष हुआ था। इसी से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई वाज द कन्नौज कंसीडर्ड सो स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द अर्ली मिडवल पीरियड? प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान कन्नौज को रणनीतिक और आर्थिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता था? तो कुछ कारण रहा होगा। क्या कारण था? यह एक प्रमुख तटीय बंदरगाह क्षेत्र था। यह उपजाऊ भारत गंगा के मैदान में स्थित था और व्यापार मार्गों को नियंत्रित भी करता था। लिखा, इट हैड द लार्जेस्ट गोल्ड माइंस इन इंडिया। इसमें भारत की सबसे बड़ी सोने की खदानें थी। या इट वॉज प्रोटेक्टेड बाई हाई माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। क्या लगता है आंसर? चलिए इसके आंसर की तरफ आपके साथ चलते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है बी। यह उपजाऊ भारत गंगा के मैदान में स्थित था और भारतीय व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित भी करता था। जैसा कि आप जानते हैं, एक व्यापारिक मार्ग हमारा कौन सा हुआ करता था, जिसे आप उत्तरापथ के रूप में जान रहे थे, ठीक है ना। उत्तरापथ जो कि आपका स्टार्ट होता था तक्षशिला से और अंतिम तक जाता था कहां तक? ताम्रलिप्ति तक। ये ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह है, वो कहां पर है? बंगाल की धरती पर है। एक ताम्रपर्णी होता है, लेकिन ताम्रपर्णी श्रीलंका का नाम था, ये ताम्रलिप्ति है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उत्तरापथ का ये रीजन था। इवन बुद्ध काल इधर की आप देखेंगे तो एक श्रावस्ती से भी एक रूट कटता था और वो भी बेसिकली अवंती तक के क्षेत्र में आता था, ठीक है। एक वो भी व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस था, उपजाऊ भारत गंगा के मैदान में स्थित था और व्यापारिक मार्गों को कंट्रोल करता था, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किंग हर्षा दिस King Harsha used to organize a great religious assembly every 5 years at which of the following places? राजा हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन करते थे? King Harsha used to organize a great religious assembly every 5 years at which of the following places? वाराणसी, प्रयाग, वल्लभी और उज्जैन। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन रखा था क्योंकि स्टार्टिंग है भाई, जब भी
मालूम है आपको, जब भी आयोग अपने पैटर्न को चेंज करता है हमेशा सिंपल क्वेश्चन देता है। हम भी आज अपने पैटर्न को चेंज किया है, ठीक है। अब धीरे धीरे पैटर्न को बढ़ा देंगे। चलिए, आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है। प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। कहते हैं वेनसांग ने भी इसको ज्वाइन किया था। केवल वेनसांग ने ही नहीं बल्कि जो इसका दामाद हुआ करता था, जिसे आप मैत्रक वंश का राजा वल्लभी में हुआ करता था, गुजरात का ध्रुवसेन, है ना, ध्रुवसेन सेकेंड वाला, तो उसने भी इसको यहां पर ज्वाइन किया था। कहां पर? महामोक्ष परिषद में। तो वेनसांग ने भी इसके बारे में हमको बताया है और इसने भी हमको बताया है। इवन कन्नौज वाला जो क्षेत्र था वहां पर आपको मालूम है कि एक धार्मिक असेंबली भी हुई थी, बुद्धिस्ट असेंबली, लेकिन उसमें केवल बौद्ध धर्म को नहीं बुलाया गया था, हिंदू और अन्य सेक्ट्स को भी बुलाया गया था, है ना, जिसको चेयर किया था वेनसांग ने। तो ये बिल्कुल सही है। वल्लभी को भी याद रखिए, वल्लभी इस समय का एक इंपॉर्टेंट शिक्षा का एक प्रमुख सेंटर है, तो वल्लभी उसके लिए भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ हर्षा एम्पायर मेंशन 3 टाइप ऑफ टैक्सेस, भाग, बलि, हिरण्या। व्हाट डिड हिरण्या सिग्निफाई? हर्ष के साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था में 3 प्रकार के करों का उल्लेख है, भाग, बलि, अरे भाई चलो, भाग, बलि और हिरण्य, ठीक है, भाग, बलि और हिरण्य। तो हिरण्य का यहां पर आपसे तात्पर्य पूछा है कि हिरण्य क्या था? टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और कैश, सोने या नकद के रूप में दिया जाने वाला कर, रिलीजियस टैक्स लेवाइड ऑन नॉन बुद्धिस्ट, गैर बौद्धों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर, या शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पेड इन काइंड, वस्तु के रूप में दिया जाने वाला कृषि उपज का हिस्सा, कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क। देखिए यहां पर 3 पूछ रहा है, भाग, बलि एंड हिरण्य। भाग को आप इस प्रकार से रख सकते हैं कि वस्तुओं के रूप में दिया जाना वाला जो एक हिस्सा होता था वो भाग के रूप में हुआ करता था। बलि जो है वो एक प्रकार का फोर्स टैक्स के रूप में आप देख सकते हैं, बलि भी एक कर हुआ करता था। हिरण्य जो है जनरली ये गोल्ड टैक्स के रूप में कंसीडर किया जाता था। यहां ऑप्शन में आप कैश भी लिखा है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ए वाला इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड कैश, ठीक है, गोल्ड और कैश। तो ये इसका सही आंसर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द टाइटल्स ऑफिसर्स ड्यूरिंग हर्षा पीरियड, महासांधी विग्राहिक, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, कटुका, कमांडर ऑफ कैवलरी, स्कंधवार, मिलिट्री हेडक्वार्टर। स्कंधवार सैन्य शिविर के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। लिखा है कौन से इसमें बिल्कुल सही मैच है, यहां हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा, सही मैच है। केवल 1 और 3 दोनों ही मैच हैं, 2 3 या 1 2 और 3, क्या लगता है आपको आंसर? वैसे तो महासांधी विग्राहिक आपने गुप्त काल में भी पढ़ा था, वहां पर भी आपको मिल रहा था, हरिशेण भी इस पद को एंजॉय करता था, है ना। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, महासांधी विग्राहिक, बिल्कुल ठीक लिखा है। कटुका जो है ये आपका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कटुका जो हुआ करता था वो हाथी की सेना का प्रधान हुआ करता था, हाथी की सेना का प्रधान हुआ करता था। घुड़सवार जो सेना जो वहां पर लिखी हुई है उसको भटाश्वपति भी कहा जाता था। क्या? भटाश्वपति भी कहा जाता था, ठीक है। और महासांधी विग्राहिक कौन है? ये स्पेशली क्या कहते हैं, युद्ध और शांति का मंत्री हुआ करता था। स्कंधवार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह सैन्य शिविर हुआ करता था, चलता फिरता सैन्य शिविर। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहला जो था मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ये बिल्कुल सही लिखा है। कटुक घुड़सवार सेना का कमांडर था, ये गलत है, इसको आप क्या लिखते हैं, भटाश्वपति। तो भटाश्वपति भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। कटुक यहां पर गलत लिखा हुआ, ठीक है। स्कंधवार जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 1 और 3 जो है वो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कटुक, कटुक 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 को किसी तरीके से याद करो भाई, है।
हस्ती सेना, हाथी के कमांडरों में एक कमांडर हुआ करता था जिसका नाम कटुक हुआ करता था। ठीक, एक और बताइएगा, हु वॉज द इमीडिएट रूलर ऑफ कन्नौज हुज असैसिनेशन बाई शशांक, दैट इज गौड़ा किंग, एंड देवगुप्ता मालवा किंग डायरेक्टली लेड टू हर्षास असेंशन एंड इंटरवेंशन इन कन्नौज। कन्नौज का वह तात्कालिक शासक कौन था जिसकी गौड़ के शासक शशांक, ये गौड़ कहां पड़ता था तो आपको मालूम है, बंगाल वाला, मालवा का शासक देवगुप्त द्वारा की गई हत्या के कारण हर्ष का राज्यारोहण हुआ और उन्होंने कन्नौज में हस्तक्षेप किया। इमीडिएट रूलर ऑफ कन्नौज हुज असैसिनेशन बाय शशांक एंड देवगुप्ता डायरेक्टली लेड टू हर्षास असेंशन। हां, तो आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि एक तरफ प्रभाकर वर्धन जी की मृत्यु हुई थी, तो प्रभाकर वर्धन जी की मृत्यु के समय में फिर यहां पर देवगुप्त और जो शशांक हुआ करता था ये अटैक करते हैं, और जो हर्ष का जीजा लगता था मौखरी राजा ग्रहवर्मन, तो मौखरी राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई, और जो हर्ष की बहन थी जिसका नाम राजश्री हुआ करता था, राजश्री को जेल में डाल दिया जाता है। तो एक्चुअल में ये ग्रहवर्मन हुआ करता था। और इसके बाद आपको मालूम है कि फिर हर्ष का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, वो आता है यहां पर मालवा के देवगुप्त को निपटा देता है, मतलब मार देता है, इसको हरा देता है, खत्म कर देता है। और लेकिन ये जो गौड़ का नरेश हुआ करता था शशांक, ये धोखे से क्या कहते हैं राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है ना। फिर क्या कहते हैं हर्ष आता है और वो कसम खाता है कि मैं गौड़ों की, बंगाल से गौड़ों का समूल विनाश कर दूंगा, आता है, लेकिन फिर गौड़ नरेश भाग जाता है तब तक। तो ये जो ग्रहवर्मन हुआ करता था, इसी के बाद आपको मालूम है ये सारी कथा हुई थी। तो ग्रहवर्मन मौखरी आपको राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा ए, ईशान वर्मन, अवंती वर्मन, भास्कर। अच्छा, ये भास्कर वर्मन कौन है, इसको याद रखिएगा, ये असम का राजा हुआ करता था। असम को उस समय आप क्या कहते थे, कामरूप। आसाम को आप क्या कहते थे, कामरूप। तो कामरूप का राजा हुआ करता था कौन, भास्कर वर्मन। ठीक है, चलिए, हर्ष का मित्र हुआ करता था। यहां पर आप देख सकते हैं मौखरी राजवंश के ग्रहवर्मन कन्नौज पर शासन करते थे। उनका विवाह हर्ष की बहन राजश्री से हुआ था। मालवा और गौड़ के शशांक के गठबंधन द्वारा उनकी हत्या ने कन्नौज में एक सत्ता शून्य पैदा किया, जिससे हर्ष को आगे बढ़ने, अपनी बहन को बचाने और थानेश्वर तथा कन्नौज सिंहासनों को मिलाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। चलिए, तो मेरे भाई आज के सेशन को यहीं रखते हैं, लेकिन कभी भी आपको एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हो। भले ही चाहे आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट रहें या हमारे यूट्यूब बैच के स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं इतना ही बहुत है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे पेड बैच से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आरंभ जो बैच है ये इंग्लिश में है, इसमें अधिकतर इंग्लिश यूज की जाती है इंग्लिश बैच में, और ये अभ्युदय है, यहां पर हिंदी मीडियम का ये बैच है। ठीक है, दोनों ही जगह आपको मेरी प्रेजेंस मिलेगी। मैं आपके साथ यहां पर स्टेशनरी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को, उत्तर प्रदेश पेपर 5 के सेक्शन को और इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन को पूरी तरीके से डील करता हूं, जिसमें सबसे ज्यादा मेरा फोकस आपके साथ आंसर राइटिंग के ऊपर होता है। ठीक है, तो आप सभी से कहता हूं जब भी बैच को परचेस करना हो तो हमेशा प्लैटिनम कीजिए, हमेशा प्लैटिनम कीजिए। मेरा कोड अवश्य आप यूज कीजिए, साई लाइव। तो साई को अवश्य याद कीजिए और लाइव हो जाइए। जैसे ही प्लैटिनम खरीदेंगे वैसे ही ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। प्रीलिम्स का भी, मेंस का क्रैश कोर्स भी, टेस्ट सीरीज भी, बुक्स भी आपके घर भेजी जाती हैं, एनसीईआरटी के सारे वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई कर लीजिए, आपकी फीस भी आपको रिफंड कर दी जाती है। तो या तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 9289996923। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करके बोल सकते हैं हमारी सुमित सर से बात हुई है, प्लीज जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है आप दीजिए। सुमित सर से हमारी बात हो गई है तो वो आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, कल पुनः आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।